Hi guys, through this video we will be knowing more about a financial term which is widely used and widely uh, what you say widely connected आजकल कि बहुत ज़्यादा लोग आज इसमें बात कर रहे हैं एंड पीपल वांटेड टू नो अबाउट दिस मोर सो आज हम इसी एक टॉपिक के बारे में बात करते हैं दैट इज़ EBITDA. So, इस वीडियो से we will make it very simple so that a layman person having no financial background can also understand the gist behind EBITDA. So, let's start without the further ado. So, what is EBITDA? So, EBITDA का मतलब है earning before interest, tax, depreciation और amortization. तो मैं पहले सिंपल सा आपको मतलब समझाता हूँ. सो हम एक एग्जांपल लेते हैं. एक एग्जांपल लेते हैं दैट आई एम प्रोड्यूसिंग दिस माउस. ओके. सो अगर मैं ये माउस प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो इस माउस को प्रोड्यूस करने में मैं ये HP का माउस यूज़ करता हूँ. सो दिस कंपनी HP requires some raw material of course to make this mouse. अब ये रॉ मटेरियल जो चाहिए आई विल परचेज इट. अब रॉ मटेरियल में ले आया देन आई वुड यूज सम लेबर और टू यू नो मेक सम. अगर मैं प्लास्टिक ले आया होता हूँ तो मेक सम मोल्ड आउट ऑफ इट और असेंबली के लिए आई एम यूजिंग देम इन अ फैक्ट्री. ओके. HP का एक ऑफिस है USA में एंड दे हैव अ फैक्ट्री इन चाइना सपोज. ओके. सो इन अ फैक्ट्री सिचुएशन इज एज सच दैट मैं कुछ रॉ मटेरियल ले आया हूँ टू प्रोड्यूस दिस माउस एंड एसेसरीज फॉर दी कंप्यूटर. और मैं बहुत सारे लेबर्स भी ले आया हूँ टू वर्क अलॉन्ग विद दोज रॉ मटेरियल. ठीक है. फिर मेरे थोड़े खर्चे भी आएंगे दैट इज फैक्ट्री ओवरहेड्स. ठीक है ना. तो ये मेरे मोस्टली तीन खर्चे हैं राइट. जहाँ पे मैं रॉ मटेरियल की परचेजिंग के लिए पैसा दे रहा हूँ, मैं लेबर को वेजेस दे रहा हूँ और मैं फैक्ट्री के जो एडिशनल एक्सपेंसेस है लाइक कैरेज इनवर्ड. ठीक है. जब अगर मैं सामान ला रहा हूँ तो भाड़ा भी दे रहा हूँ मैं. ठीक है ना. और कुछ ऐसे ओवरहेड मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो सिर्फ फैक्ट्री में हो रहे हैं और वो सारे एक्सपेंसेस विच आर inclined to produce those particular goods in a factory is your direct expense. Okay. So this purchasing of a raw material plus the labor wages that you are giving and plus the overheads, ये तीन मिला के आपके होते हैं COGS और cost of goods sold. Okay. अगर इसको सिंपल भाषा में बोलूं सो दे आर योर एक्सपेंसेस. ओके. जो आपको प्रोडक्शन में जो आपके एक्सपेंसेस लग रहे हैं दैट इज योर कॉग्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. अगर मैं इसको एक हल्का सा अकाउंटिंग टच देना चाहता हूं सो कॉग्स इज नथिंग बट जितना भी आपके पास ओपनिंग स्टॉक रहता है. ठीक है ना. आपके रॉ मटेरियल का मान लो ओपनिंग स्टॉक जो रहता है उसमें जो आपने इस साल परचेजेस करी है नेट परचेज. नेट परचेज कैसे? जितनी भी परचेज करी है माइनस परचेज रिटर्न. ठीक है. प्लस अगर मैं उसमें कर दूं डायरेक्ट एक्सपेंसेस. डायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्लूड लेबर चार्जेस. ठीक है ना. और जितने भी दूसरे डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं. डायरेक्ट एक्सपेंसेस मींस कि होते तो सारे डायरेक्ट है बट डायरेक्टली इंक्लाइन टू प्रोडक्शन कौन से हैं दैट इज योर डायरेक्ट एक्सपेंसेस इन अ सेंस. ओके. माइनस क्लोजिंग स्टॉक. जो मेरा पहले का क्लोजिंग स्टॉक है वो मैं क्या करूंगा यहाँ से माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा? कॉग्स बचेगा. ठीक है. ये हो गई आपकी फाइनेंशियल टर्म या अकाउंटिंग टर्म में. बट अगर आपको सिंपल सा समझना है कि अगर इस माउस को मैं बना रहा हूँ तो इसमें जो जो खर्चे मेरे फैक्ट्री लेवल पे लग रहे हैं वो होते हैं मेरे कॉग्स. ठीक है. अब मैंने रॉ मटेरियल लाया उसको वर्किंग प्रोग्रेस में डाला और मेरे पास फिनिश गुड तैयार हो गया. इफ आई वांटेड टू अर्न प्रॉफिट ऑन इट आई हैव टू सेल इट. ठीक है ना. अब अगर मैं सेल करूंगा ठीक है तो मेरे पास क्या आएगा? पैसा आएगा. उसी पैसे को हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू या सेल्स. ओके. अब इस अगर मुझे देखना है मेरे पास पैसा कितना बचा तो जितनी मेरी सेल है उसमें से जो ये मैंने कॉग्स है ये अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा. बिल्कुल आ जाएगा. बट यहां पे हल्का सा एक ट्विस्ट है. अगर मैं सेल्स में से अब जो ये मेरी टॉप लाइन सेल है उसमें से अगर मैं कॉक्स जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया वो मैं माइनस कर दूं विच इज एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट और जो फैक्ट्री लेवल एक्सपेंसेस है मेरे पास क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट आएगा. ठीक है ना. अब देखो मैं आपको थोड़ा सा ये और समझाता हूँ. कंपनी अपने बुक्स क्लोज करती है फाइनेंशियल ईयर एंडिंग पे 31 मार्च पे या सम कंपनीज आल्सो डू इन 31 दिसंबर बट मोस्टली मार्च में होती है. तीन अकाउंट बनते हैं. ठीक है ना. अब वैसे तो दो ही होते हैं
मोस्टली, वैसे तो बहुत सारे अकाउंट बनते हैं बट मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहूँ. सो यू हैव ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कभी कोई कोई लोग इसको अलग अलग भी बात करते हैं. एंड वी हैव अ बैलेंस शीट. ओके, नाउ जो ये सेल्स और कॉग्स है ना, इट कम्स अंडर योर ट्रेडिंग अकाउंट. यू हैव क्रेडिट साइड्स पे सेल्स, यहाँ पे आपके पास कॉग्स आया. सेल इज योर इनकम, cogs is your expenses. If you deduct your cogs from your sale, you will get what? You will get a profit. But कैसा profit? Gross profit. Why I am saying gross? Because आपकी एक ऑफिस या हेडक्वार्टर भी है जहां पे भी कुछ एक्सपेंसेस इनकर्ड हो रहे हैं. लाइक आपने मैनेजर बिठा रखा है वहां पे, सैलरीज, ठीक है ना. आप वहां का रेंट दे रहे हो, खर्चा. डेप्रिसिएशन, खर्चा. वहां पे स्टेशनरी एक्सपेंसेस, खर्चा, ठीक है ना. एनी एक्सपेंस that is not directly linked to the production is your indirect expense, या सेलिंग एक्सपेंसेस भी बोल सकते हैं, जनरल एक्सपेंसेस भी बोल सकते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी बोल सकते हैं. तो उसको मैंने SG&A की तरह मार्क यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है. तो अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस निकाल देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा EBITDA. दिस इज वन ऑफ द वे टू कैलकुलेट EBITDA, ठीक है. वी आर कैलकुलेटिंग EBITDA here from the gross profit. नाउ EBITDA इज नथिंग. अब यहाँ पे बात समझना, एक बहुत बड़ा जिस्ट है यहाँ पे. यहाँ पे हमने जो SG&A लिया है, सेलिंग एंड जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट के भी हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना. हमने ये डायरेक्टली ग्रॉस प्रॉफिट से अपने माइनस किया और हमारे पास EBITDA आ गया, ठीक है. अगर मैं यहाँ से थोड़ा इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन और टैक्स और अमोर्टाइजेशन को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा? नेट प्रॉफिट आएगा. समझना इस बात को, ठीक है ना. सेल्स आपका मेन पार्ट होता है. यहां से आपने अपनी क्या निकाली? वेरिएबल कॉस्ट, जो आपकी नेट प्रॉफिट, नेट परचेज वगैरह जो कॉक्स था वो निकाला. आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आया. इस ग्रॉस प्रॉफिट से आपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस निकाले. नाउ दिस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आल्सो इंक्लूड इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, ठीक है ना. इंटरेस्ट किस पे? व्हेन यू टेक लोन टू रन योर बिजनेस, यू रिक्वायर लोन लेते हो तो उस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है. डेप्रिसिएशन एंड amortization is nothing but depreciation तो हो गया आपका राइटिंग ऑफ द asset, लाइक wear and tear of asset हो गई आपकी, ठीक है. और when we talk about amortization, ये हम intangible asset में बोलते हैं, लाइक गुडविल हो गई, कॉपीराइट हो गया. when we write off, तो उस टाइम हम amortization हम वर्ड यूज करते हैं. दिस इज ऑल्सो अ टॉपिक फॉर अ डिफरेंट वीडियो. बट अभी तक समझो कि आपकी असेट की वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही है, दैट इज योर डेप्रिसिएशन और amortization, सिंपल भाषा में, ठीक है. आपने असेट, आज ये आपने एक मशीन खरीदी है 10 लाख रुपीज की, वो साल भर चल रही है. 10 साल बाद उसकी वैल्यू 10 लाख नहीं रहेगी, दैट वुड बी डिक्रीज्ड. तो जितनी वो प्रोपोर्शनेटली डिक्रीज हुई है, दैट इज योर डेप्रिसिएशन. ओके, amortization में भी नहीं जाते, that would be advanced. तो अभी समझो amortization is same as such. Okay, okay. Now this is also your indirect expenses, taxes, uh, interest, depreciation, but of what nature? These are your non-operational nature, ठीक है ना. डायरेक्ट एक्सपेंस आपने हटा दिया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया. अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हटाने की बात है तो आपके पास नेट प्रॉफिट आएगा. बट दिस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्लूड्स कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एज वेल एज नॉन कैश ऑपरेटिंग. आपको नहीं पता, आप डेप्रिसिएशन कहीं पे नहीं कर रहे हो किसी को, लो जी ये डेप्रिसिएशन है, नहीं, ऐसा नहीं है. बट आप सैलरी पे कर रहे हो, ठीक है ना. दोनों में डिफरेंस है, समझना. सो डेप्रिसिएशन इज योर नॉन कैश एक्सपेंसेस, ओके, विच इज एन एक्सपेंस. एग्जाम्पल दे रहा हूं, विच इज एन एक्सपेंस बट दैट इज नॉट इन अ फॉर्म ऑफ कैश, बट वो आता दोनों नेट प्रॉफिट के अंदर है. तो इसको बहुत रिफाइन अगर हमें करना है तो हमें क्या करना है? हमें ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट और अमोर्टाइजेशन कुछ समय के लिए इसको भी छुपा देना है. और जितना बचता है, दैट इज सेलिंग, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को, इसको आपको माइनस करना है टू गेट योर EBITDA. सिंपल सी बात. सो इन सिंपल वर्ड्स, EBITDA आपको दिखाता है ट्रू वैल्यू ऑफ योर कंपनी, ठीक है ना, कि आपकी अभी असलियत में क्या पोजीशन है एज फॉर द कैश फ्लोज, अगर आप बोल सकते हो, ठीक है. आगे चलते हैं. आगे हमारे पास है कैलकुलेशन ऑफ EBITDA थ्रू नेट प्रॉफिट. हमने ग्रॉस प्रॉफिट तो जान लिया कि हाउ वी आर कैलकुलेटिंग थ्रू ग्रॉस प्रॉफिट. अब हम समझते हैं नेट प्रॉफिट. देखो, सेल, सेल में से माइनस किया कॉग्स, कॉग्स में से माइनस किया आपने क्या? आपने माइनस किया आपके पास क्या आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट से आपने माइनस किया क्या? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस.
उसको छोड़ के, इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन टैक्स को छोड़ के, ठीक है ना, आपने एसजीएन ए माइनस किया, आपके पास क्या है, नेट प्रॉफिट, ठीक है ना। अब नेट प्रॉफिट को भी और रिफाइन करना है। नेट प्रॉफिट से आपके पास क्या आप माइनस करोगे आप, और सॉरी आपके पास आ गया एबिटा, सॉरी सॉरी आपके पास आ गया एबिटा। अब इसमें आप क्या क्या माइनस करोगे, यू विल माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है, यू विल माइनस इंटरेस्ट, यू विल माइनस टैक्स। समझना इस बात को, आपके पास एबिटा आ गया, ठीक है ना। आपने जो हमने यहाँ पे देखा था, हमने जो यहाँ पे देखा था दैट इज योर एबिटा। अब इस एबिटा ये आपकी क्या है, आपकी इनकम है मान गए, पर अभी आपके पास और भी खर्चे हैं, दैट इज डेप्रिसिएशन हटाओ, फिर इंटरेस्ट जिससे लोन लिया है उसका इंटरेस्ट हटाओ, और फिर टैक्स जो गवर्नमेंट को देना है वो दो। जो अब ये बचेगा ना, जो अब ये बचेगा दैट इज दैट यू कैन टेक इन योर हाउस, ठीक है। ये है आपका नेट प्रॉफिट, ग्रॉस में से निकाल दिया आपने पूरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, वो आपका हुआ नेट प्रॉफिट। बट हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंस को दो टर्म में देखा, एक टर्म थी एसजीएनए और एक टर्म थी हमारी क्या, इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एंड टैक्सेस, ठीक है ना, उसको माइनस करके आया नेट प्रॉफिट। अब आप सोचो कि इबिट्टा में अगर हमने डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन टैक्सेस और इंटरेस्ट को अगर माइनस कर दिया है तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आया। क्या हम इसको उल्टा करें, माइनस की माइनस में गए तो नेट प्रॉफिट आया, प्लस करे तो इबिट्टा आ सकता है, लेट्स सी हाउ। सो हमारे पास जब इबिट्टा था, हम माइनस करते हुए यहां पहुंचे कैसे, इबिट्टा जब हमारे पास था अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, अगर हम इसे डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा इबिट, दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, बिकॉज डेप्रिसिएशन हम हट चुका है। फिर हमारे पास हम करेंगे माइनस इंटरेस्ट, तो हमारे पास क्या आएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर हम माइनस करेंगे टैक्स, तो हमारे पास आएगा नेट प्रॉफिट। बट अब हमें नेट प्रॉफिट से जाना है इबिट्टा पे, तो जो जो चीजें आप प्लस करते आए हो वो आप जो सारी चीजें आप सॉरी माइनस करते आए हो वो आप प्लस करना शुरू कर दोगे। लाइक नेट प्रॉफिट में प्लस किया टैक्स, तो आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, प्लस किया इंटरेस्ट इबिट आ गया, प्लस किया डेप्रिसिएशन, यू गेट योर इबिटा बैक। दिस इज ऑल्सो अ वे, इफ समवन is watching for a educational purpose, आपका एग्जाम है, so make sure if you are getting net profit in your question, you know how to get EBITDA. Okay, now very important term for everyone who is watching this video, whether you are from finance background or whether you are from non-finance background, this is important. Why EBITDA is important, why there is a significance of EBITDA? Okay, EBITDA मैं बोलता आ रहा हूँ, it's a cash operating profit. Sale comes from your operations. You deduct the costs which are from operations. You get the gross profit. You're also mining those indirect expenses only which are operational in nature. नॉन ऑपरेशनल को तो हम बात ही नहीं कर रहे, डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एमोर्टाइजेशन टैक्सेस ये हम बात ही नहीं कर रहे बिकॉज दे आर नॉन ऑपरेशनल, ठीक है ना। मैंने आपको डेप्रिसिएशन का एग्जांपल देके सिखाया बिकॉज कैश एक्सपेंसेस नहीं है। तो वाई वी आर एम्फोसाइजिंग ऑन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ओनली, यहाँ पे समझो, बिकॉज यहाँ पे हमारा जो इबिट्टा है दैट इज फ्री फ्रॉम कैपिटल स्ट्रक्चर, दैट इज इंटरेस्ट एंड फिक्स एसेट डेप्रिसिएशन। समझना, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। आपके पास एक कंपनी ए है, कंपनी बी है, ठीक है ना। कंपनी ए ने क्या कर रही है, अब हम मुझे दोनों कंपनी को कंपेयर करना है। व्हाई डू आई हैव टू कंपेयर, इफ आई वांटेड टू इन्वेस्ट इन अ कंपनी, मेरे पास 10 करोड़ रुपए पड़ा है, एंड आई वांटेड टू मेक अ डिसीजन वेदर आई विल बी इन्वेस्टिंग इन द कंपनी ए और आई वुड बी इन्वेस्टिंग इन द कंपनी बी, मुझे ये डिसीजन लेना है। नाउ सपोज, अब मैं कैसे डिसीजन लूँ, कंपनी ए के पास क्या है, हैव टेकन अ लॉट ऑफ लोन्स, ठीक है ना, जिसकी वजह से उनका जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा आएगा। वाई, बिकॉज लोन लिया तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, फिक्स्ड है। कंपनी बी ने कोई लोन नहीं लिया, दे आर वर्किंग ऑन ओनर्स फंड, ठीक है ना, जिसकी वजह से उनका जो इंटरेस्ट है वो देना नहीं पड़ा, जिसकी वजह से उनकी इनकम ज़्यादा दिखाई दे रही है। अब कंपनी ए इज डूइंग वेरी वेल, ठीक है ना, क्योंकि उनको पैसा काफ़ी है, लोन लिया है, तो काफ़ी अच्छा काम कर। इट डजेंट मीन दैट यू आर टेकिंग लोन कि आपका बिजनेस डूबेगा डूबेगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। और बी का हमें कुछ, बी ठीक ठाक कर रही है, ठीक है ना, बट ये इन्वेस्टर को नहीं पता। अब आप खुद सोचो, इन्वेस्टर के सामने एक वैल्यू है दैट इज नेट प्रॉफिट, वो देख रहे हैं कंपनी ए जिसने लोन लिया उसका नेट प्रॉफिट कम है, और कंपनी बी ने जिसने कोई लोन नहीं लिया उसका नेट प्रॉफिट ज्यादा है। कंपनी ए कंपनी बी से अच्छा कर रही है, हाउएवर ऑन नंबर्स नेट प्रॉफिट में कंपनी ए के नेट प्रॉफिट कम है एज कंपेयर टू कंपनी बी, बिकॉज वाई, बिकॉज कंपनी ए ने लोन लिया है फॉर विच दे आर ऑल्सो पेइंग इंटरेस्ट, what company B is not, due to which
कंपनी बी का जो प्रॉफिट है वो ज्यादा दिखा रहा है, नेट प्रॉफिट। अब एज एन इन्वेस्टर आप डायरेक्टली उस पर इन्वेस्ट कर दो कंपनी पे, भाई इसका तो नेट प्रॉफिट ज्यादा है, मतलब ये अच्छा कर रही है। नो राइट, यहां पे काम आता है आपका EBITDA, राइट। लेट्स अंडरस्टैंड इन डेप्थ। वही एग्जांपल दिया कि कंपनीज को आप कंपेयर नहीं कर सकते। इफ अ कंपनी, if one company is making higher profit due to low interest on loan or no loan, okay, in a similar way अगर डेप्रिसिएशन की बात है, अगर एक कंपनी है जो डेप्रिशिएट, देखो अब डेप्रिसिएशन क्या है, वियर एंड टियर ऑफ एसेट, लाइक आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ मशीनरी, कि आप अगर एक फोन लेके आ रहे हो दैट इज कॉस्टिंग अराउंड 50,000 रुपीज, एक महीने बाद उसकी वैल्यू 50,000 नहीं रहेगी, जो वैल्यू का डिक्रीज आया दैट इज नथिंग बट डेप्रिसिएशन। फर्स्ट थिंग क्लियर, ओके। नाउ कंपनीज लेवल पे ये डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन भी क्या होती है, ये रिग्ड हो सकती है, बिकॉज देर आर एन नंबर ऑफ मेथड्स, SLM है, WDV है, ठीक है ना। लेट्स नॉट गो इनटू डीप, बट अगर आप डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स को यूज करोगे या रिग्ड ही कर दोगे अपनी इन कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, आपकी डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस कम दिखाएगा वो। अगर आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस, देखो समथिंग समझो, अगर आपका कुछ खर्चा है कैश का विच इज इनएविटेबल कि खर्चना ही है, तो वो तो बात खत्म हो गई। बट ऐसा कोई खर्चा है जिसको आप कुछ मैनुअली रेट कर सकते हो, या उसका होने पे सिग्निफिकेंस उतना नहीं है, लाइक इंटरेस्ट, कोई लोन लेता है कोई लोन नहीं लेता, बट जो लोन ले रहा है उसको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उसके एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहे हैं और उसकी इनकम कम दिखेगी, बट डजंट मीन दैट कंपनी इज डूइंग बैड, राइट। सो दैट इज वाई ये इबिट्टा जो है इट शोज द ट्रू वैल्यू, समझा, ठीक है। सो since EBITDA is before interest and depreciation, it shows profit due to true business operation and efficiency। वो जो बिजनेस के ट्रू ऑपरेशन से जो प्रॉफिट जनरेट हुआ है दैट इज ओनली शोन अंडर EBITDA। इन देसी लैंग्वेज वी कॉल इट कामकाजी मुनाफा, ठीक है। EBITDA key uses, we use to value the business, we used in ratio analysis. There are three branches of accounting: financial accounting, cost accounting, and management accounting. Management accounting is not compulsory but it is in somewhat important. So management accounting में ratio analysis होते हैं, that is to interpret the financial accounting data or cost accounting data in a more better way so that you can use them to generate more profits. So रेशियो एनालिसिस वन ऑफ देम, जिसमें इबिटा बहुत यूज होता है इन डेब्ट और इक्विटी रेशियोज। इबिटा डिफरेंट सेक्टर्स की कंपनी को कंपेयर करने में भी हेल्प करता है, एज आई टोल्ड यू, ठीक है। अब एक और एक सीन है यहाँ पे, इबिटा हमने समझ लिया, अब ये व्हाट इज एडजस्टेड इबिटा, ये समझ नहीं आता। We are seeing news where the companies like Zomato is turning into adjusted EBITDA। ओयो जैसी कंपनी कह रही है कि वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम, वी आर ट्रांजिशनिंग फ्रॉम विट्टा टू एडजस्टेड EBITDA। तो क्या है एडजस्टेड EBITDA, व्हाई कंपनीज आर लुकिंग फॉर पॉजिटिव एडजस्टेड EBITDA और EBITDA? लेट्स अंडरस्टैंड इट। एडजस्टेड EBITDA रिप्रेजेंट, सॉरी EBITDA रिप्रेजेंट कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। तभी हर एक कंपनी चाहती है कि उनको क्या मिले, वो पॉजिटिव में रहे, बिकॉज EBITDA पॉजिटिव में आएगा, मार्केट में अच्छा नाम होगा, इन्वेस्टर्स की जो वैल्यू है वो ज़्यादा होगी आपकी कंपनी की उसमें, ठीक है, जिसकी वजह से आपका शेयर प्राइस इफ यू आर लिस्टेड विल आल्सो बी इंक्रीज, ठीक है। सो हर एक कंपनी क्या है आज पागल है टू शो देयर एबिटा इन ग्रीन और प्लस में, ठीक है ना, पॉजिटिव में इन सेंस। बट वो पॉजिटिव में कब आएगी, जब उनका इनकम ज़्यादा होगी, बट वो बात की बात है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। So what is adjusted EBITDA? Why do we need this? See, we have known that EBITDA is nothing but earning before interest, tax, depreciation, and everything, anything is your registered EBITDA, which everything or anything includes ESOPs, that is employee stock option plans, litigation expenses, COVID expenses, rent, goodwill, impairment, losses, etc. सब कुछ जोड़ दो which is not your operational expense. एग्जाम्पल समझते हैं, देखो एडजस्टेड एबिटा को समझने के लिए मैं एक केस स्टडी ले रहा हूँ, दैट इज अ प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ डीमार्ट एंड रिलायंस स्मार्ट, ओके। देखो इफ यू आर टेकिंग एन एबिटा, इट इज वेरी अनफेयर टू कंपेयर डीमार्ट एंड रिलायंस स्मार्ट। व्हाई? डीमार्ट जो है वो स्टोर्स पे काम करते हैं, ऑफलाइन स्टोर्स पे उनकी प्रेजेंस ज्यादा है, ठीक है, जिसकी वजह से उनके पास डेप्रिसिएशन हाई होगा, ज़्यादा मशीनरी ज़्यादा एसेट्स लगेगी, डेप्रिसिएशन हाई होगा, ठीक है।
बिल्डिंग पे वेयर एंड टियर सब कुछ लगता है, जिसकी वजह से उनकी एक्सपेंसिव ऑन डेप्रिसिएशन ज़्यादा आएगा. बट रिलायंस हैज़ अ हायर रेंट. वाई? बिकॉज दे आर मोस्टली ऑन ऑनलाइन स्टोर्स. पर ऑनलाइन स्टोर में भी तो आपको वेयर हाउसिंग रखने पड़ते हैं ना, स्टोर करके रखना पड़ता है. सो दैट इज़ वाई देयर रेंट इज़ हाई. अब मेरी बात को ध्यान से समझना है इसमें, इस पॉइंट में, कि यार देखो, एक तरफ वी हैव अ कंपनी डी मार्ट जिसमें तो डेप्रिसिएशन है, सो एबिटा इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन, यहाँ तो ठीक है, हो गया. बट रिलायंस इज प्लेइंग ऑन अ इम्पैक्ट जहाँ पे उसका इम्पैक्ट ज़्यादा है इनकम पे, एक्सपेंसेस पे, दैट इज रेंट. अब रेंट तो इंक्लूड करता नहीं है बिट्टा, राइट? तो इन दोनों में कंपेयर करना इबिट्टा के थ्रू इज नॉट सफिशिएंट. दैट इज वाई वी हैव एडजस्टेड इबिट्टा. एडजस्टेड इबिट्टा हमें कंपैरिजन करने में हेल्प करता है बिजनेस की एफिशिएंसी को एक ब्रॉडर टर्म में, जो कि इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन और टैक्सेस से अलग है. रेंट इनमें नहीं इंक्लूड होता. बट अगर हमने एडजस्टेड एबिटा यूज कर रहे हैं, सो वी हैव एडजस्टेड आवर एबिटा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. व्हाट वाज द सिचुएशन? वी वर कंपेयरिंग राइट नाउ the depreciation and the rent for our two companies DMart and Reliance. तो हमने अपने EBITDA को एडजस्ट कर दिया और यहाँ पे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड रेंट ले आए. ठीक है ना? अब हम यहाँ पे रिलायंस की भी इबिटार देखेंगे और डी मार्ट की भी इबिटार देखेंगे. अब मान लो डी मार्ट की इबिटार 2%, रिलायंस की 3%. रिलायंस इज डूइंग बेटर, राइट? यहां से इबिटार को जो हमने यूज किया या एडजस्टेड इबिटा को यूज किया, यहां से डेप्रिसिएशन, डीमार्ट खुश हो गया, यहां से रेंट गया, रिलायंस खुश हो गया, और जो वैल्यू बची दैट इज द ट्रू वैल्यू फॉर द कंपैरिजन, राइट? और हम सिर्फ रेंट को नहीं, कंपनी के हिसाब से हम वी कैन चेंज द इबिटा. तो ये है एडजस्टेड इबिटा. ओके, सो अब हम थोड़ा सा लिटिगेशन पे चलते हैं. ठीक है? सो इज एबिटा इज अलाउड? देखो, पहली बात, we have three accounting branches. So we have financial accounting, cost accounting and management accounting. फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको अगर कंपनी अकाउंट से हो तो मैंडेटरी है. आपको क्या करना? आपको मैंडेटरी है टू रिकॉर्ड इट. ओके, बट इफ यू आर फ्रॉम कॉस्ट अकाउंटिंग, फ्यू कंपनीज को ही मैंडेटरी है. ठीक है ना? मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज नॉट मैंडेटरी फॉर एनी कंपनी टू डू, बट अगर आप कर रहे हो दैट इज गुड फॉर यू. आपको हेल्प होगा प्रेजेंटेशन में और अपने आगे समझने में. ठीक है ना? वैसे ही बिट्टा इज नॉट मैंडेटरी बाय एनी रेगुलेशन, और जनरल अकाउंटिंग, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाता है, उसने भी कोई ऐसी रेगुलेशन नहीं लगाई है. देयरफॉर एडजस्टेड इबिट्टा को भी अगर हम ले आए तो वो कोई बॉदरिंग करेगा नहीं ज़्यादा. ठीक है? सो hope you have learned this much, and I hope you gain some information out of it. I will make more such contents for you. Keep on watching this video and share it with your friends, and see you in the next video.